हाय एवरीवन, आप कैसे हो? आशा है आप ठीक हो गए। देखिए, आज मैं आपके लिए वर्ण लेके आया। वर्ण क्या है, सबसे पहले ये जानना है। लेकिन इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो आपको मिल जाए। और साथ ही साथ घंटी को डुलाना नहीं भूलिएगा। वो भूलिएगा तब फिर परेशानी आ जाएगी। इसलिए घंटी को डुला दीजिए और आप अंतिम तक बने रहें। मैं आज वर्ण को बहुत ज़्यादा कवर करने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी आप दे रहे हैं, चाहे आप सीटेट हो, बीटेट हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कुछ भी हो, तो सभी के लिए आज लाभदायक होने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा सामान्य अर्थ में कहा जाता है कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके कि टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कि खंड या टुकड़ा नहीं हो पाए। जैसे अ, ई आदि क्या है? वर्ण है। जैसे अ से लेकर के ह तक के जो वर्ण है, जो ये है अक्षर, वो सभी क्या है? वर्ण है। और यही वर्ण जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वर्णमाला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में इसको दो भागों में बांटा गया है, स्वराह और व्यंजनानि। स्वर और व्यंजन। स्वर को हम लोग वावेल्स भी कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा और नीचे चलें। व्यंजन को हम लोग बाद में, पहले स्वर को देख लें। स्वर वर्ण के दो भेद हैं छोटे क्लास के लिए। क्लास 7 तक, चूँकि ये आप 6 से लेकर के 12 तक और किसी भी कंपटीशन के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए एक ही रहेगा कि आप छोटे बच्चे हैं 6-7 तक, तो आप स्वर के दो भेद जाने, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन यदि आप कंपटीशन के लिए जाएंगे तो स्वर के 3 भेद हो जाएंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सॉरी, थोड़ा सा स्टार्ट। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, प्लुत लिखा गया था, प्लुत है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसे कि हम जानते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर क्या है कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात अ, ई, उ, री और ली। और सामान्य अर्थ में इसको हम लोग दूसरी तरफ भी पढ़ सकते हैं, अ, ह्रस्वई, ह्रस्व, ह्रस्वई, ह्रस्व। चूंकि ये ह्रस्व स्वर है इसलिए इसको हम ह्रस्व ई और ह्रस्व उ भी पढ़ सकते हैं। और री, ये कितने हो गए? 5। अब हम लोग चलें दीर्घ पर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर हैं जो इसको कि उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए, इसको दूसरे ढंग से भी यदि हम लोग पढ़ें तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। ये ऊपर पढ़े थे ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। यहाँ पढ़ेंगे दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। ए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब कहेंगे कि ये प्लुत क्या होता है? तो इसके उच्चारण में एक मात्रा है, इसकी मात्रा को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। दीर्घ स्वर के लिए ऐसी मात्रा इंडिकेट करते हैं हम लोग, ये सब वेद में होता है। या जो गायक लोग होते हैं सा रे ग म, उस समय जहाँ दीर्घ उसका मात्रा लगता है वहाँ इस तरह का वहाँ चिन्ह आता है। हिंदी में आप जाएंगे तो वहाँ भी
जितने भी लक्षण है वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको इस तरह से दीर्घ स्वर मिलेगा। लेकिन प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर है कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा, ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना हुआ तो दीर्घ हो गया, और उससे और ज़्यादा मतलब तिगुना यदि लगता है तो उसको प्लुत करते हैं। और ये प्लुत हम लोग का प्रयोग करते हैं जब किसी को बुलाने में उसका उच्चारण करते हैं, अर्थात उच्चारण के अर्थ में किसी को बुलाना हो, बुलाने के अर्थ में प्लुत को करते हैं। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, तो यहाँ इसका चिन्ह क्या है? इस तरह से ये तीन, ये इसको एक मन ह्रस्व इस तरह से दे देंगे चिन्ह तो ये दीर्घ, और यदि इस तरह का इसमें यदि चिन्ह दिया हुआ है तो समझिए ये प्लुत वर्ण है। किसी को हम लोग बुलाते हैं तो प्लुत वर्ण करते हैं। इस तरह से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत लेते हैं हम लोग। अब हम लोग चलें आगे, ये स्वर हो गया। अब हम लोग व्यंजन पर चलें। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्वर किसको हम लोग कहे थे? जिसका उच्चारण स्वयं होता है, किसी दूसरे की सहायता नहीं हम लोग लेते हैं, वो स्वर कहलाता है। लेकिन जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अपने से इसकी उच्चारण नहीं होते, इसलिए सभी व्यंजन में ये जो है चिन्ह नीचे दिया हुआ रहता है, क्योंकि ये लंगड़ा है बेचारा, अपने से नहीं चल पाता है, इसके लिए ये सभी चिन्ह है। और यदि आप व्यंजन क से लेकर के ह तक यदि आप व्यंजन लिखते हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा? इस तरह से आपको इसमें देना ही होगा। यदि चिन्ह नहीं देते हैं तो ये शुद्ध व्यंजन नहीं कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन कितने हैं हम लोग बाद में देखेंगे। स्वर कितना था? 8 4 13। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई? 13। स्वर की संख्या कितनी है हो गई? 13। यहाँ देखिए 5 और 8 13। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन में। व्यंजन को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। ये क से लेकर के म तक को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। योर लव अंतस्थ और श ऊष्म, ठीक है। ये कवर्ग सामान्य अर्थ में हम लोग छोटे शब्द में कवर्ग कहते हैं। कवर्ग माने क से ङ तक, चवर्ग च से य तक, टवर्ग ट से न तक, तवर्ग त से न तक और पवर्ग प से म तक। इसको दूसरी भाषा में हम लोग कु, चू, टू, तू, पू भी कहते हैं। कु, चू, टू, तू, पू भी कहते हैं। कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। तो ये व्यंजन हुए 25। स्पर्श की संख्या कितनी हो गई? 25। अंतस कितने हुए? योर लव 4। ऊष्म कितने हो गए? 100 4 कितने हो गए? 25 4 29, 4 33। तो मुख्य रूप से यदि हम व्यंजन की चर्चा करें तो व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 33। तो कुल देखिए 3 3 6 वर्ण कितने हो गए? तो 3 3 6 3 1 4 46 की हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संयुक्त वर्ण की ओर। क्योंकि बच्चे क्ष, त्र और ज्ञों भी पढ़ते हैं, ये 12वीं क्लास तक हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं। तो क्ष कैसे बनता है? क श अ क्ष बनता है, तर त्र बनता है और जो यो ज्ञों बनता है। ये 3 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं, जैसे व्यंजन में अनुस्वार हम लोग जानते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? ये ऊपर में। फिर और है विसर्ग का चिन्ह क्या है? विसर्ग का हम सभी जानते हैं, इस तरह से 2 दे देता है तो विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हो होता है।
हो रामः। ये अनुस्वार का उच्चारण अलग अलग बदलते रहता है। कभी ऐसे अनुस्वार का उच्चारण सभी वर्ग का पंचम वर्ण होता है। जब संधि हम लोग जाएंगे तो वहाँ देख लेंगे। ऐसे सामान्य अर्थ में मोहलंत का मो का अनुस्वार हो जाता है, कहीं नौ का आता है, कहीं नौ का आता है, कहीं नौ का आता है, कहीं यो का आता है। तो सभी का पंचम वर्ण जो होता है वो क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। मोह अनुस्वार इसके लिए सूत्र है सामान्य रूप से, उसको आगे हम लोग देखेंगे। और इसके बाद एक जिह्वा मूलीय भी है। किसमें, व्यंजन वर्ण में भी है जिह्वा मूलीय। अच्छा, जिह्वा मूली किसे कहते हैं, ये विसर्ग का ही रूप है। अर्थात क और ख के बाद यदि अर्ध विसर्ग होता है तो वो जिह्वा मूली कहलाता है। जैसे क यहाँ लिखे, ख यहाँ लिखे, इसके बाद यदि हम लोग अर्ध विसर्ग देंगे तो इसका चिन्ह क्या है, जिह्वा मूली का ये वाला चिन्ह है। तो इसके बगल में ये चिन्ह यदि द्यावाई वेद में प्रयोग होता है तो इस तरह से क्या हम लोग कहते हैं, इसको जिह्वा मूली का एक उपध्मानीय कहलाता है। उपध्मानीय, उपध्मानीय भी इसका भी चिन्ह क्या है, उसी तरह से है। तो लेकिन ये उपध्मानी कहाँ होता है, प और फ में। प और फ में जो होता है, ये क में थोड़ा हलंत दीजिए तभी वह शुद्ध व्यंजन होगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे। और इस तरह से यदि बीच में दिया रहेगा, परीक्षा में यही पूछा जाता है कि ये चिन्ह दिया रहता है, कभी कोई पूछा जाता है कि ये उपध्मानी है या जिह्वा मूली है। तो आपको ये जमाना क ख जिह्वा मूली है और प फ के बाद यदि इस तरह रहेगा तो ये उपध्मानी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये सभी क्लास के लिए ज़रूरी है। ये मात्रा है, मात्राएँ। ओ आ यहाँ वर्ण है, हम लोग जानते हैं इसका कोई मात्रा नहीं है। आ को इस तरह लिखते हैं, ई को इस तरह लिखते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि हम लोग जब संधि की ओर जाएंगे तो वहाँ पर इसी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि संधि विच्छेद में वर्ण जो है और उसकी मात्रा, इसका बहुत अधिक महत्व है। और व्याकरण जो है वो मुख्य रूप से आप जानिए ये गणित है। व्याकरण क्यों पढ़ाना चाहिए, कहता है यद्यपि बहुनाधीशो तत्रापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुनाधीशो तथापि पठपुत्र व्याकरणम। क्यों भाई, क्यों पढ़ेंगे हम व्याकरण, इसलिए कि स्वजन स्वजन सकृत सकृत सकल शकलमाभूत। स्वजन और स्वजन में अंतर समझने के लिए, मम्मी पापा है, आप किसी टीचर के पास गए, पूछे बेटा ये कौन है, आज का लोग स्टाइल में बोलता है, तो कहता क्या है भाई, कह देगा मम्मी पापा को वो बच्चा, ये मेरे जानते हैं सर, ये मेरे स्वजन है, स्वजन है। तो सर तो एकदम अपना माथ सर पकड़ लेंगे, अरे ये क्या बात है। सच्चाई क्या है, ये इनके कौन है, स्वजन है, और बच्चा बोल रहा है स्वजन है। तो स्व और स्व इसमें अंतर है, क्योंकि स्वजन मीन्स अपना व्यक्ति, स्वजन मीन्स गाली हो गया, जिसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं, डीओजी डॉग। इसीलिए व्याकरण पढ़ना है कि हम लोग मम्मी पापा को स्वजन ही बोले, स्वजन नहीं। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। तो व्याकरण, ये अवर्ण इसलिए जानना जरूरी है संधि के लिए। क में अ की मात्रा लगा तो अ, क में आ की मात्रा तो आ, इस दोनों में ये डिफरेंस ये है कि क ई की बनता है। इस तरह से हम लोग इसका अंग आ तक देख लेंगे और जानते भी हैं। थोड़ा सा यदि आपको है तो थोड़ा सा आप लोग जान, अब बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। शब्द अब हम लिखते हैं, देखिए राम शब्द मैंने क्या लिखा, राम। इसमें कितनी मात्रा है, 2 है। ये शब्द, हाँ, रा और मो है, ठीक है। रा कैसे लिखेंगे, जैसे का है, को आ, तो उसी तरह से रो हलंत प्लस आ, रा हो गया। लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों को जोड़ना है, इसलिए बीच में क्या कर देंगे, एक और प्लस देंगे। और मो के लिए क्या है, मो मैंने क, जैसे क है उसी तरह मो, को हलंत ओ, यहाँ भी क्या हो जाएगा,
मो हलंत प्लस ओ, ठीक है। अर्थात ये मेरा राम बना, रो आ मो ओ राम। ये सही बना कि गलत बना, इसको हम लोग कैसे देखेंगे? LHS RHS आप लोग प्रूव्ड करते होंगे बड़ी क्लास में। तो देखिए अब ये राम है, ये मेरा सही है या गलत? चलिए वापस चलते हैं। तो इस दोनों को देखें, रो और आ क्या बनता है? रा बनता है। वेरी गुड। अब बताओ मो और आ क्या बनता है? मो बनता है। वाह वेरी गुड, ठीक, मो। अब देखिए, अब इस दोनों को मिला दीजिए, क्या बन गया? राम। तो LHS और RHS आपका प्रूव्ड हो गया ना। अर्थात हम आप जो राम बनाए वो एकदम करेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एक और शब्द ले लेते हैं, सीता, ठीक है। इसमें भी दो है, कौन कौन है? एक सी है और दूसरा ता है। सी कैसे लिखेंगे? जैसे की लिखे हैं यहाँ, दीर्घिकार वाला कहाँ गया? यहाँ देखिए, को ई, यहाँ क्या हो जाएगा? सो ई। हलंत देना नहीं भूलेंगे, ये दे देंगे, हलंत यदि छोड़ देंगे तो गलत। सो ई सी। फिर ता, ता फिर कैसे होगा? तो जैसे का हुआ था, तो प्लस आ ता। वेरी गुड। अब देखिए, अब दोनों को बीच में जोड़ दीजिए। तो अब फिर ये मेरा सही है कि गलत है? एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, दो उदाहरण से समझना चाहिए। चलिए, सो और ई, इस दोनों को जोड़ते हैं। सो ई क्या हो गया? सी। वेरी गुड। तो आ ता। वाह वाह, बहुत अच्छा। ता। अब दोनों मिलकर के क्या बन गया? सीता। फिर यहाँ LHS RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो आशा है आप लोग समझ लेंगे। यदि किसी को समझने में कोई कठिनाई हुई हो या कोई परेशानी हुआ तो आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। कोई भी सलाह हो तो वो भी दे देंगे। आज इतना ही। शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।